दोनों ही अपने गेस्ट को यहाँ पर अब शामिल करेंगे। पैराडाइम कमोडिटीज के बीरेन वकील और HDFC सिक्योरिटीज के तपन पटेल हमारे साथ अब यहाँ पर जुड़ चुके हैं। बीरेन जी, पहले आपसे जानना चाहेंगे खरीफ की बुआई का रकबा यहाँ पर अब उसके नंबर्स भी आने शुरू हो गए हैं, मानसून की प्रोग्रेस यहाँ पर काफी बेहतर है, इन सब के चलते एग्रीकल्चर कमोडिटीज में किस तरह के रुझान है? थोड़ा अर्ली ऑनसेट है मानसून का, एक आध वीक अर्ली बोल सकते हैं। और लॉकडाउन के चलते हुए फार्मर काफी फ्री है, यानी अवेलेबल है और इंग्रेडिएंट्स भी अवेलेबल है। और खास तो ये साल शादियां नहीं हुई तो उसके पास कैश भी काफी है, तो वो डिप्लॉय पूरी करेगा। ये तो ऐसा लग रहा है कि रफ्तार तो आगे भी जारी रहेगी और अगर टाइमली रेन स्पेल आते रहेंगे तो अच्छी बुआई, स्पेशली कपास में, क्योंकि MSP काफी बड़ा है, तो कपास और सोयाबीन महाराष्ट्र में हॉट फेवरेट रहेंगे, गुजरात में कपास और ग्राउंडनट हॉट फेवरेट रहेंगे। और इस बीच में बीरेन जी, आपकी टॉप पिक्स क्या रहेंगी आज एग्रीकल्चर स्पेस में? यहाँ गवार गम में मैं बाइंग प्रेफर करूंगा 5450 के आसपास। 5700 का टेम्पररी लक्ष्य रहेगा। आगे शायद पोजिशनल ट्रेडर होल्ड करे तो शायद 5800 5900 भी आ सकता है और 5350 का स्टॉप लॉस होना चाहिए। और थोड़ा करेक्शन आए तो सोयाबीन में बाय ऑन डिप्स की रणनीति के कारण यहाँ 3700 के आसपास मिलता है तो बाइंग करूंगा। 3630 का स्टॉप लॉस रहेगा और अपसाइड में 3820 का टारगेट रहेगा। यानी कि गुवार और सोयाबीन में आज यहाँ पर खरीदारी की राय बीरेन जी की तरफ से आती हुई। तपन, आपसे जानना चाहेंगे, कच्चे तेल में यहाँ पर कुछ दबाव आज यहाँ पर देखने को मिला है, लेकिन US फेड की अनाउंसमेंट है आज, कोई बहुत बड़ी नीति यहाँ पर चेंज होगी ऐसा नहीं लगता, लेकिन दिसंबर के बाद ये पहली बार है कि वो इकोनॉमी के बारे में यहाँ पर पब्लिश करेंगे पेपर। कुछ स्टिमुलस मेजर्स की, यील्ड कर्व कंट्रोल के बारे में भी यहाँ पर बातचीत हो सकती है। उसके पहले हमने हल्की सी बढ़त यहाँ पर सभी एसेट क्लासेस में आते हुए देखी है। इन सब के चलते नॉन एग्री में आज कैसे कारोबार रह सकता है? जी मनीषा जी, क्रूड ऑयल की जैसे आपने बात की तो लगातार रैली हमने देखी है पिछले हफ्तों में और $40 का जो रेजिस्टेंस है वहां से प्राइस में करेक्शन शुरू हुआ है। तो एक तो इन्वेंट्रीज लेवल जो लगातार पिछले वीक भी बढ़े थे, तो इस बार भी एक्सपेक्टेशन है कि इन्वेंट्री बढ़ सकती है, तो एक उसका प्रेशर है ऑन प्राइस पे। और दूसरा सऊदी अरेबिया, UAE और कुवैत की तरफ से जो स्टेटमेंट्स आए हैं कि वो वॉलंटरी कट जुलाई के बाद जो करने वाले थे वो अभी नहीं करेंगे, तो उसका भी एक प्रेशर है। तो ओवरऑल वापिस से सप्लाई और इनके जो कंसर्न है वो मार्केट में है, तो उसका प्रेशर ऑयल प्राइस पे है। तो मेरी पहले पिक क्रूड ऑयल में रहेगी कि 2900 के लेवल से उसमें सेल की जा सकती है। डाउन साइड टारगेट उसमें 2820 का रहेगा। स्टॉप लॉस 2940 के ऊपर का मेंटेन करके क्रूड ऑयल में सेल किया जा सकता है। मेरी दूसरी पिक कॉपर में है। कॉपर में लगातार हमने पिछले वीक में अच्छी बाइंग देखी थी और ये कंटिन्यू रह सकता है। जो इम्प्रूव डिमांड आउटलुक है उसकी वजह से कॉपर में बाइंग है, तो 440 के लेवल से कॉपर में बाइंग की जा सकती है। 445 का टारगेट रहेगा और 437 का स्टॉप लॉस मेंटेन करके कॉपर में बाई किया जा सकता है। कच्चे तेल में बिकवाली और कॉपर में यहाँ पर खरीदारी की राय आज के लिए तपन की तरफ से आती हुई, लेकिन इसी के साथ रुख करेंगे मंडी की खबरों का। और देश में लॉकडाउन खुलने के बाद सप्लाई लाइंस फिर दुरुस्त होने लगी हैं। खासकर खाने पीने की चीजों की सप्लाई में फिर सुधार देखने को मिल रहा है। हालांकि अभी भी हालात पूरी तरह सामान्य नहीं हुए हैं। फिलहाल दालों और खाने के तेलों की सप्लाई का क्या स्थिति है, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं इंडियन वेजिटेबल ऑयल प्रोड्यूसर एसोसिएशन के प्रेसिडेंट सुधाकर देसाई और दलहन कारोबारी सुनील बलदेवा। आप दोनों का ही कार्यक्रम में स्वागत है। सुनील जी, पहले आपसे जानना चाहेंगे, दालों में जैसे हम पहले भी बात कर रहे थे कि इनिशियली काफी स्ट्रॉन्ग डिमांड निकली थी और उसके बाद हमने कुछ मूव्स आते हुए देखे हैं इंपोर्ट ड्यूटी को लेकर सरकार की तरफ से। एज ऑफ नाउ अब क्योंकि लॉकडाउन धीरे धीरे खोल रहा है, लोगों की मांग फिर से निकलने लगी है, सप्लाई सिचुएशन, मैन्युफैक्चरिंग सिचुएशन थोड़ी सी बेहतर होने लगी है। इस वक्त सप्लाई, डिमांड और भावों को लेकर आपको क्या लगता है? मनीषा जी, अभी तक जो डिमांड है वो रिटेल तक पहुंची है। डिमांड जो है वो प्रोसेसर और इंपोर्टर या बड़े ट्रेडर के पास नहीं पहुंच पाई है, क्योंकि जो अभी तक माल गया हुआ था, सप्लाई अभी तक हो रही थी, वो सप्लाई अभी पूर्ति कर पा रही है। क्योंकि जहां तक हम बात करें अप्रैल, मई और जून 2 महीनों में
आम बहुत ज्यादा दिखाई देते हैं और सब्जियां काफी अवेलेबल रहती है, तो इसके कारण दालों की बिक्री कम होती है। जो जो मानसून प्रोग्रेस करता है ग्रीन वेजिटेबल की कमी होने लगती है, जो जो दालों में जो है डिमांड आती है। तो मुझे ये लगता है कि 20 जून के बाद या फिर 5 जुलाई के आसपास डिमांड जो है वो पीक पकड़ने लगेगी और फिर जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर 4 महीने दालों की बहुत अच्छी डिमांड रहती है। जहां तक भावों की बात करें तो हमें एक बात गवर्नमेंट के मुंह से एक चीज समझ में आती है कि जो ही एमएसपी से ऊपर मसूर गई गवर्नमेंट ने एकदम से 20% ड्यूटी को कम कर दिया और वापस उसको एमएसपी के आसपास या उसके आसपास ही ले आई है। हालांकि इस डिसीजन से सारा व्यापार जगत भी आश्चर्यचकित है, क्योंकि बहुत ज्यादा ऊपर नहीं थी। तो ये समझ नहीं आ रहा है कि ये मिनिमम सपोर्ट प्राइस है, मैक्सिमम सपोर्ट प्राइस है कि आप 4800 का मिनिमम सपोर्ट प्राइस है, मंडिया 5051 तो दिखते ही आप ड्यूटी कम कर रहे हैं। दूसरे लेकिन गवर्नमेंट बहुत ज्यादा जल्दी कर रही है। अभी तक मैं जहां बात करूं, अभी खबर आई है कि करीबन 8 लाख टन नाफेड के पास गवर्नमेंट के और हाफेड के पास 4 लाख टन 12 लाख टन का सरसों का स्टॉक है। वो भी गवर्नमेंट जो है 4200 में मंडे से उसकी भी सेल चालू करने वाली है, क्योंकि एमएसपी से ऊपर जो ही सरसों हुई है सरकार एक्टिव हो गई। तो मुझे लगता है कि सरकार एमएसपी के बहुत ज्यादा ऊपर भी भाव जाने नहीं देना चाह रही है, तो इस चीज को भी ध्यान में रखते हुए व्यापार करना पड़ेगा। तो आगे जाके आपको क्या लगता है सप्लाईज यहाँ पर फिर बाजार में कैसी रह सकती हैं, क्योंकि मॉनसून अच्छा है, बुआई का जो नंबर्स इनिशियल आया है बहुत जल्दी है, ऑफ कोर्स बुआई के बारे में यहाँ पर बात करना, लेकिन इनिशियल नंबर्स ही यहाँ पर काफी बेहतर हैं। क्या इन चीजों का भी कुछ बहुत दबाव आप बाजार में पड़ता हुआ देखते हैं? अब ये मुझे बहुत ज्यादा नहीं लगता है, क्योंकि मैं जहां तक बात करूं तुअर की बात करूं और यदि चने की बात करूं तो एमएसपी से काफी नीचे चल रही हैं, तो इसमें व्यापार जरूर करना चाहिए। हाँ, यदि महाराष्ट्र में मूंग की फसल और उड़द की फसल जो बुआई होगी वो अभी मुझे लगता है कि 15 जुलाई 20 जुलाई के बाद उसका आंकलन करने के बाद ही उसके आगे का जो व्यापार की रणनीति है वो तय करनी पड़ेगी। सरकार ने ऑफकोर्स यहाँ पर प्रोक्योरमेंट भी अच्छी खासी की हुई है, बफर स्टॉक यहाँ पर बनाया हुआ है, और जिस तरह की नीतियां सरकार इस बार यहाँ लेकर आई है, पिछले हफ्ते हमने लगातार एग्रीकल्चर सेक्टर को यहाँ पर इन न्यूज आते हुए देखा था, उसका कितना असर आप कृषि पर और दालों पर स्पेशली पड़ता हुआ देखते हैं? देखिए, ईसी एक्ट जो सरकार ने हटाया है, जो एपीएमसी एक्ट में जो चेंज किया है, वो एक आमूलचूल परिवर्तन लाएगी अगले 2-3 सालों में, मुझे ऐसा लगता है। क्योंकि जो मंडियां हैं, मंडियों का कॉन्सेप्ट खत्म हो जाएगा, बल्कि व्यापारी जो है वो छोटे छोटे गांवों के पास जाके और वहाँ ग्रेडिंग प्लांट और मशीनें और प्रोसेसर प्लांट बिठा के वहीं पे किसानों से डायरेक्ट माल यदि कोई व्यापारी ले पाएगा वो ही जीत में रहेगा, मुझे ऐसा लगता है। और वो ही जो है वो सप्लाई कर पाएगा और एक्सपोर्ट कर पाएगा ऑल इंडिया में, तो उसी की मुझे लगता है जीत है। तो काफी चेंजेस दिखाई देने लगेंगे अगले, लेकिन उसमें टाइम लगेगा और करीबन 2 साल मुझे लगता है इस सब चीजों में टाइम लगेगा। और जहां तक बात करें सरकार की प्रोक्योरमेंट की, तो सरकार ने प्रोक्योरमेंट इस बार चने का करीबन 14 लाख टन कर लिया है और सरकार का 27 लाख टन का टारगेट है। मुझे लगता है 20 से 22 लाख टन चना हो जाएगा, और जनरली चना ही सरकार के पास है और कोई दाल बड़ी मात्रा में उपलब्ध नहीं है सरकार के पास। और जहां तक हमने देखा है कि तो आपको क्या लगता है आगे जाके प्राइसेस फिर यहाँ पर कैसे रह सकते हैं? चना जो है सरकार के पास यदि 20 लाख टन आ जाता है, अभी तक चने का स्टॉक नहीं हुआ है, और ये आगे जाके मुझे लगता है कि किसान के पास चना काफी कम मात्रा में रहा है, तो सप्लाई टाइट रहेगी चना और तुअर की। तो मैं वापस वही दोहराऊंगी कि जो चीजें एमएसपी से बहुत नीचे चल रही है उनका ही ट्रेड तेजी समझते हुए करना चाहिए। जो एमएसपी के आसपास या एमएसपी से ऊपर चल रही है तो सरकार शायद उस तेजी को भी बर्दाश्त नहीं करेगी, वो अपने पास जो भी स्टॉक है वो जल्दी से रिलीज करने की कोशिश करेगी। लेकिन जो एमएसपी से नीचे चल रही है तो मुझे नहीं लगता जो चना इस साल प्रोक्योरमेंट किया है वो एमएसपी से नीचे गवर्नमेंट बेचेगी। चलिए, यानी कि एमएसपी के आसपास ही यहाँ पर प्राइसेस रहने की उम्मीद है। बहुत ज़्यादा बढ़त यहाँ पर सरकार फिलहाल नहीं देख रही है। अगर भाव नीचे जाते हैं तो वहाँ पर भी कुछ सपोर्ट आने की फिलहाल उम्मीद है। लेकिन सुधाकर देसाई भी हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हैं। सुधाकर जी, हम अभी दालों के बारे में बात कर रहे थे कि कैसे प्राइसेस यहाँ पर विद इन अ रेंज हैं। जहाँ तक खाने की दालों की, खाने के तेलों की बात है, यहाँ पर आपको किस तरह के ट्रेंड नजर आते हैं? लॉकडाउन खुलने के बाद क्या यहाँ पर सप्लाईज में ईज है? आगे जाकर किस तरह की मांग की एक्सपेक्टेशन इंडस्ट्री फिलहाल देखती है? हाँ, या थैंक यू मनीषा जी। ये एक्चुअली इन द लास्ट 1 week or so, ever since lockdown has opened, pipeline
बहुत ड्राई था और जी। एक सेगमेंट में आई थिंक किराना शॉप्स भी करीब करीब 80% खुलने लगा है। बेकरी वगैरह जो है स्वीट शॉप्स एंड बेकरी विच कंज्यूम लॉट ऑफ ऑयल्स एंड फैट्स वो भी दे आर कमिंग ऑन स्ट्रीम बाय जून एंड एज पर आवर रिपोर्ट्स अबाउट 80-90% विल ओपन डेफिनेटली एज ऑफ नाउ आई थिंक 60-70% आर ऑपरेटिंग ऑलरेडी. And since there was a lockdown, I am guessing that a lot of pipeline was dry. You can imagine that बहुत जगह तेल नहीं था, मतलब ऑयल का स्टॉक नहीं रखे हुए थे लॉकडाउन की वजह से. जी। तो अभी डिमांड अच्छा ही है कि जैसे जैसे लॉकडाउन खुल रहा है, जैसे जैसे शॉप्स खुल रहे हैं, तो आई थिंक ऑयल का डिमांड अभी पाइपलाइन थोड़ा बहुत फिल होने लगा है बेसिकली. एंड ऑल्सो कमर्शियल बेकर्स, कमर्शियल बिस्किट मैन्युफैक्चरर्स, आपने सुना ही है कि ऑल मेजर कंपनीज आर आल्सो रेज्यूम्ड देयर फैक्ट्रीज इन टर्म्स ऑफ बिस्किट मेकिंग एंड ऑल दैट. हाँ जी। So I see basically kirana outlets of oil, bakery shops, sweet making shops. So they're back in stream, and obviously the demand is good because they need to have some oil to start with basically. जी। Yeah. तो सुधाकर जी, इसका आपको क्या लगता है, जो ये पेंट अप डिमांड है, ये डिमांड एक्सपेक्टेड ही थी मार्केट में, क्योंकि अप्रैल और मई के महीने यहाँ पर काफी वीक गए हैं, तो प्राइसेस में आपको इमीडिएट यहाँ पर सपोर्ट आता हुआ देखते हैं इस मांग की वजह से, या फिर ये इन पाइपलाइन डिमांड है, इसका बहुत ज्यादा फर्क भावों पे देखने को नहीं मिलेगा? हाँ, जो भाव एक्चुअली बढ़ना चाहिए था एक महीने के अंदर, वेदर ड्रिवन बाय ग्लोबल सनफ्लावर ऑयल प्राइसेस और पाम ऑयल प्राइसेस इंटरनेशनली, जो $530 था आज के दिन में $630 हो गया है पाम ऑयल, क्योंकि लॉकडाउन इम्पैक्ट ग्लोबली स्पीकिंग ऐसा नहीं है कि इंडिया रिलेटेड, वो तो हर जगह हर डेस्टिनेशन में ऐसी थोड़ा बहुत ईज आउट होने की वजह से डिमांड आया हुआ है. एंड जो फियर था कि बायोफ्यूल में काफ़ी तेल नहीं जाएगा, बायोफ्यूल प्रोग्राम सक्सेसफुल नहीं होगा at these prices, that is also not true. Okay. I think Indonesia is also maintaining their biofuel program. China also was buying some parts of. There are many global reasons. Markets did go up in the last 30 days. I feel because it has gone up steeply as the lockdown started opening up in many destinations, including India. जी। But now I think there should be somewhat stabilized. I don't think there is much more rally. There was some good enough rally due to this particular aspect. हाँ जी। Now they should stabilize basically more or less. यानी कि कंसोलिडेशन यहाँ पर अब बाजार में देखने को मिलेगा। सुधाकर जी, बहुत शुक्रिया समय निकालने के लिए। तो क्लियरली चाहे वो दालों की बात हो या खाने के तेलों की, बहुत ज्यादा बढ़त की उम्मीद भावों में फिलहाल नजर नहीं आती है। बीरेन जी, आप क्या कहेंगे? आपने दोनों ही इंडस्ट्री के रिप्रेजेंटेटिव्स को वहां पर सुना, दोनों सेक्टर्स के बारे में प्राइस व्यू आपको कैसा लगता है? बीरेन जी, आपको क्या लगता है दालों में और खाने के? हाँ, जी। हेलो जी बीरेन जी। मैं सवाल सुन नहीं पाया हूँ, वो थोड़ा वॉइस ब्रेक हुआ था. तो बीरेन जी, आपको क्या लगता है खाने के तेलों में और दालों में आगे जाके क्या रुझान रह सकता है? आवाज ब्रेक हो रही है तो मैं सुन नहीं पाऊंगा. चलिए एक ब्रेक के लिए रुकते हैं, फिर जब वापस लौटेंगे तो कोशिश करेंगे बीरेन जी से वहां पर वापस जुड़ने की, और दर्शकों को भी जोड़ेंगे अपने साथ और देंगे उनके सवालों के जवाब। कमोडिटी कॉल में आपका स्वागत है और अब समय हो चला है जब अपने दर्शकों को हम इस शो में शामिल करते हैं। और सबसे पहले हमारे पास एक एसएमएस आया है अभी गणेश का मैसूर से। इन्होंने चांदी के 5 लॉट खरीदे हैं 48,125 रुपए पे। तपन, इनके लिए क्या राय है? जी काफी प्रॉफिट में फिलहाल तो ये, और मुझे लग रहा है पोजीशन अपनी होल्ड रखनी चाहिए। 47,900 का स्टॉप लॉस मेंटेन करे और अपनी पोजीशन होल्ड रखे। ऊपर में टारगेट 48,500 का मेंटेन रखे, अपनी पोजीशन ये होल्ड ले सकते हैं। चलिए, चांदी में अगर आपने पोजीशन बनाई हुई है तो उसे होल्ड रखें और आगे जाके हल्की सी बढ़त यहाँ पर और भी फिलहाल देखने को मिल सकती है। हमारे साथ गोविंद जुड़े हैं जोधपुर से। गोविंद जी नमस्कार, क्या है आपका सवाल? सर 50 टन रायडा था अपने पास खरीदा हुआ 42 रुपए की पोजीशन पे। ओके, गोविंद जी ने यहाँ पर आरएम सीट खरीदा है 4200 की यहाँ पर पोजीशन है। कारोबारी है ये, 50 टन इनके पास है। वीरेन जी, क्या करना चाहिए?
फिलहाल डिमांड थोड़ी खुलेगी, थोड़ा अपसाइड अभी भी बाकी है। वैसे इसमें काफी अच्छी तेजी आई है, 4000 से 4800 तक आया है और भी 200-300 की गुंजाइश है। 5052 तक आने पर उनको प्रॉफिट बुक करना चाहिए। बीरेन जी, मैं आपसे पहले पूछने की कोशिश भी कर रही थी कि दालों और तिलहन में ओवरऑल आपको अब आगे जाके क्या लगता है, क्योंकि लॉकडाउन खुलने लगा है, मांग फिर से शायद निकल रही है, लेकिन जिस तरह की सरकार की नीतियां हैं, मॉनसून बेहतर है, बुआई बेहतर है, कैसे देखते हैं आप आगे जाके इन दोनों सेक्टर्स को? ऐसा ऑयल सीड सेक्टर में अब मॉनसून खुल गया है तो थोड़ी डिमांड रिकवरी आएगी। वैसे अनलॉकडाउन की भी थोड़ी पेंट अप डिमांड जो थी वो भी आएगी। थोड़ा मसाला सेक्टर में भी मुझे ऐसा लग रहा है कि अब थोड़ा रुझान अपसाइड आना चाहिए। यानी मांग निकल के आएगी लॉकडाउन खुलने की वजह से, और ये सभी सेक्टर्स थोड़ी बहुत खरीदारी फिर से बनता हुआ देखेंगे। ड्राई फ्रूट्स फूड्स हैं आफ्टर ऑल, तो शायद फिर से स्टॉकिंग हम यहाँ पर बनता हुआ देखेंगे। अगला हमारे पास फिर से एक SMS है नफीज अहमद जी का, आजमगढ़ यूपी से। तपन इन्होंने नेचुरल गैस खरीदी है 147.2 के लेवल्स पे, कारोबारी है, पोजिशनल कॉलर है, क्या करना चाहिए? जी, नेचुरल गैस में मेरे हिसाब से थोड़ी भी अपसाइड आती है उनको पोजीशन अपनी एग्जिट कर देनी चाहिए, क्योंकि नेचुरल गैस का जो आउटलुक है ये साल के लिए काफी बेरिश है। लॉकडाउन की वजह से ऑलरेडी डिमांड डाउन है और सामने इन्वेंटरीज भी बढ़ रही है। बाकी यूरोप की साइड और यूएस की साइड दोनों तरफ से डिमांड नहीं है। आज आईए का भी एक आउटलुक आया कि जो इस साल की डिमांड जो है वो 4% डाउन बता रहे हैं। तो मुझे लग रहा है कि 125 के लेवल शॉर्ट टर्म सपोर्ट है नेचुरल गैस के लिए, और मुझे लग रहा है कि पोजीशन अभी जल्दी से जल्द अगर एक अपसाइड आती है 138 136 के अराउंड तो एक बार एग्जिट कर देनी चाहिए। ओके, तो नेचुरल गैस में जो आपने खरीदारी करी है आपको अपने लॉसेस बुक कर लेने चाहिए। जैसे तपन कह रहे हैं कि उम्मीद यही है कि 130 का लेवल भी टूटेगा और 125 तक भी यहाँ पर स्तर फिलहाल देखने को मिल सकते हैं। आज 2% की गिरावट आपकी स्क्रीन पर। स्वाति गोयंका बैंगलोर से हमारे साथ फोन लाइन पर है। स्वाति नमस्कार, क्या है आपका सवाल? हाँ नमस्कार, मैंने गोल्ड में सेल किया है 2 लॉट्स 46,400 में। ओके और सिल्वर में बाई किया है 48,170 में 2 लॉट्स। तो क्या करना चाहिए मुझे? तपन, क्लियरली एक पेयर ट्रेडिंग यहाँ पर स्वाति जी ने करी है। सोने में बिकवाली करी है, चांदी में खरीदारी करी है, और एज ऑफ नाउ चांदी में तो ये डेफिनेटली इन द मनी है। क्या करें इन पोजीशंस का? जी, चांदी को थोड़ा 20 मिनट का सपोर्ट अभी मिल रहा है तो पोजीशन अपनी फिलहाल होल्ड रख सकते हैं। 47 में उसका स्टॉप लॉस मेंटेन करें। लेकिन गोल्ड में आज यूएस FOMC है, उसके ऊपर ही सारा दमदार है, तो मुझे लग रहा है स्टिक स्टॉप लॉस मेंटेन करिए 46,800 का, और उसके साथ अपनी पोजीशन होल्ड रखिए, क्योंकि FOMC के बाद मुझे लग रहा है कि शायद थोड़ा करेक्शन ये 2 दिन में जो भी कॉशियस अप्रोच के साथ बाइंग आई है गोल्ड में, तो वो आई थिंक आ सकता है। तो स्टॉप के साथ गोल्ड में आप अपनी पोजीशन होल्ड रख सकते हैं। तो ये आपको पोजीशन लेनी होंगी फिलहाल सोने चांदी पे। और जैसे तपन ने कहा कि आज की यूएस की फेड की मीटिंग काफी इंपॉर्टेंट रह सकती है। कोई मेजर अनाउंसमेंट की एक्सपेक्टेशन नहीं है, लेकिन स्टेट ऑफ इकोनॉमी का पहला पेपर दिसंबर के बाद आज पब्लिश होने वाला है, तो उससे बाजार यहाँ पर रिएक्ट कर सकता है। मोहम्मद फरहान अब हमारे साथ फोन लाइन पर है अहमदाबाद से। फरहान नमस्कार, क्या है आपका सवाल? मैडम नमस्कार। मैडम मेरा सवाल, मैं मेंथा ऑयल का हाजिर में व्यापार करता हूँ। हाँ जी। तो मेरा मेंथा ऑयल पे सवाल है, मेंथा ऑयल का भविष्य साल के कैसा रहेगा और ये बॉटम कहाँ तक बना सकता, बीरेन से सवाल है। बीरेन जी, फरहान के लिए आपकी क्या राय है? मेंथा में कारोबारी हैं, ये स्पॉट में भी यहाँ पर काम करते हैं, आगे जाके इसका भविष्य जानना। सालों से रहा था, बट ये जो चाइना में जो कोरोना क्राइसिस आया और जो डिमांड डिस्ट्रक्शन हुआ है सभी चीजों में, तो उसके हिसाब से नियर टर्म मुझे थोड़ा मेंथा दबाव में लग रहा है। टेम्पररी जो मानसून प्रोग्रेस है, एटलीस्ट पहले 2-3 राउंड मानसून के कैसे जाते हैं अप टू 15 जुलाई, उसके बाद इसमें कहीं व्यू बनाना चाहिए। फिलहाल ये सीमित दायरे में रहा। बीरेन जी, जैसे फरहान पूछ रहे थे कि कहाँ पर बॉटम बनता हुआ नजर आता है, तो आपको कहाँ लगता है, कहाँ सपोर्ट्स हैं? बीरेन जी, आपकी आवाज़ में थोड़ा इशू है, लेकिन जैसे बीरेन जी ने कहा कि यहाँ पर और दबाव यहाँ देखने को मिल सकता है। मानसून बेहतर आएगा तो मांग निकल के आएगी, तो तब थोड़ा सा सपोर्ट मिलेगा, लेकिन एज ऑफ नाउ फिलहाल बेरिश ही मेंथा तेल के भाव लगते हैं। 1.25% की गिरावट के साथ फिलहाल यहाँ पर कारोबार है। लेकिन इसी के साथ आज इस कार्यक्रम में इतना ही समय है। बीरेन जी और तपन, बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए, एंड एज ऑलवेज हमारे सभी दर्शकों की वो स्ट्रैटेजीज बनाने में मदद करने के लिए भी। इसी के साथ मुझे भी दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए CNBC आवाज़।